सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान उसका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 इस बुक से हम अपना पहला अध्याय भारतीय संविधान इसका अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चे इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा। बहुत सौ ने खेला भी होगा, जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा लग जाता है कि यह पैरों से संबंधित है। नहीं, ये खेल पैरों से खेलने वाला है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद से छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट दूसरे खेलों के भी कुछ नियम तय होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित और अलग अलग खेलों के बीच फ़र्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान की ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। इनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ यानी सभी मिलकर विकसित करते हैं, जिसकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। इन बातों का क्या मतलब है और ये समझने के लिए आइए तो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया कि नेपाल के हाल ही में आंतरिक संविधान को मंजूरी दी गई है ना। नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोगों ने कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें
राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। यानी वहाँ पे क्या हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और उनके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए वे चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वह सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। यानी हम हमारे वोट के द्वारा नेता का चुनाव करते हैं। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश के अनुभवों की कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह भेदभाव का सामना करना पड़ा था। कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। यह एक मौलिक अधिकार है। यानी देश में रहने वाले सभी लोगों को समानता का अधिकार है, चाहे वह किसी धर्म, जाति, लिंग के हो। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करे। आप अपनी बुक्स में एक चित्र पटकथा दी गई है, उसको देखिएगा। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू कर रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों को सम्मति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा कि चित्र पटकथा से पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। बहुमत का मतलब होता है जो समाज ज़्यादा संख्या में हो। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। यानी हर चीज़ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे का प्रतिबंध लगना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी इस तरह से लोगों को अनैतिक कार्य करने से रोकना भी संविधान का कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। धन्यवाद। अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।